प्रदेश में गुलाम वंश। अब देखिए अपन पहले शुरुआत कर लेते हैं, कंफ्यूजन रहता है बच्चों के दिमाग में कि भाई ये गुलाम शब्द का मतलब क्या, ये गुलाम वंश क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं, है ना। देखिए गुलाम वही, इसका हिंदी में मीनिंग वही होता है स्लेव, है ना। जैसा आप समझते ही हैं, गुलाम हो गया मतलब क्या, किसी का एक प्रकार से बंधुआ टाइप का पर्सन है ना। देखो पहले समय में क्या होता था, 1100-1200 की अपन बात करें, गोरी के समय पे की बात करें, तो इनके पास क्या होते थे, ढेर सारे गुलाम होते थे। ये लोगों को खरीदते थे और फिर उनकी योग्यता के अनुसार उनको अलग अलग काम दिए जाते थे। अब इसी कैटेगरी में कई लोग ऐसे थे जो बेहद काबिल थे, जैसे आपका आएगा इल्तुतमिश, है ना, मलिक कफूर। मलिक कफूर थोड़ा आगे की बात हो गई है, हाँ मलिक कफूर भी, जलालुद्दीन खिलजी, है ना। ये लोग क्या थे, ओरिजिनली जो हैं गोरी के गुलाम थे, पर ये बेहद काबिल सेना नायक थे। ये लोग अपनी काबिलियत के बल पे काफी बड़े बड़ों पे पहुंच गए गोरी के समय पे, है ना। और बाद में जब गोरी वापिस गया तो उसने क्या करा, जिन राज्यों को जीता था उसमें इन्हीं को ही एक प्रकार से क्या है, सारा प्रशासन का काम दे दिया। हाँ देखो जलालुद्दीन खिलजी कभी खुद राजा नहीं बना था, यह ध्यान रखना। फिर उसके बाद अलग अलग लोग आए, कुछ समय के बाद इनके जो वंशज आए उन्होंने खुद को राजा साबित भी कर लिया। तो इस तरह से इसको क्या बोला जाता है, इन सारे राजाओं को गुलाम वंश के, है कि नहीं। अब बात करी कुतुबुद्दीन ऐबक, सही बात है, तो ये खुद भी जो थे गुलाम ही थे। जैसे बोल रहे थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था क्या, तो बिल्कुल राइट है, गुलाम था वो गोरी का। तो इसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये आए और इनको जो है गोरी ने अपना साम्राज्य दे दिया और फिर ये धीरे धीरे चलाने लग गए। फिर उसके बाद इल्तुतमिश आए, इन्होंने अपने आप को फिर किंग घोषित कर लिया, है कि नहीं, और ये गुलामी से भी आजाद हो गए बाद में समय के साथ। तो इन्हीं के द्वारा जो एक वंशावली चलाई गई वो क्या कहलाती है, गुलाम वंश, है कि नहीं, कुछ एक। चलो यहां तक क्लियर हुआ। पर अपन देख रहे हैं यहां पर आज क्या, कि गुलाम वंश से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो एमपीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है ना। तो पहले अपन थोड़ी शुरुआत कर लेते हैं, बिल्कुल एकदम पीछे चलते हैं महमूद गजनवी से। ध्यान ना, महमूद गजनवी कोई गुलाम नहीं था, पर इसको क्या फिर मुझे अलग से बताना पड़ेगा, कभी एग्जाम में आ जाए। तो पहली लाइन लिखी लो कि 1019 में, इन 1019 महमूद गजनवी द्वारा मालवा पर आक्रमण किया गया था। 1019 में महमूद गजनवी द्वारा मालवा पर आक्रमण किया गया था। कभी आपसे पूछ भी सकता है एग्जाम में कि महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण कब करा था, तो 1019। देखो इसके पहले भी अरब आक्रमण हुए, पर गुर्जर प्रतिहारों ने उनको बहुत लंबे समय तक सक्सेसफुली रोक के रखा था। यह बात अपन पहले भी कर चुके हैं, है ना। तो यहां से आप ध्यान रखना, अब क्या ये गुलाम नहीं थे, ये ध्यान रखना, महमूद गजनवी गुलाम नहीं था किसी का, किंग था वो खुद। बट आपको मैंने पूरी बात करते समय बता दी कि फिर नहीं तो अलग से अपने को पढ़ना पड़ जाएगा। तो महमूद गजनवी का कोई खास रोल नहीं है मध्य प्रदेश में, है कि नहीं, पर ये अपने लिए एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट बन सकता है, क्योंकि महमूद गजनवी खुद एक बहुत फेमस पर्सन रहे। तो इसका टाइम पीरियड याद रखना, यहां पर बहुत सारे टाइम पीरियड काम के हैं कि सबसे पहले महमूद गजनवी ने आक्रमण कब करा, 1019 में। अब आते हैं 1195, 1195 में गोरी ने, 1195 में गोरी ने, गोरी को तो आप जानते हैं ना, मोहम्मद गोरी, वही जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, वही। तो 1195 में इन्होंने क्या करा, ग्वालियर के शासक लोहांग देव को पराजित किया था, ग्वालियर को विजित कर लिया था। और शासक कौन थे, लोहांग देव। इनको सलक्षण भी बोला जाता है, साधा ला ल सलक्ष्मण, सलक्ष्मण या लोहांग देव एक ही पर्सन है। तो 1195। अब आपको थोड़ा यहां पर याद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप गोरी के बारे में नए नए स्टूडेंट हैं, ज्यादा जानते नहीं हैं, आपने हिस्ट्री का मेडिवल वाला पार्ट नहीं पढ़ा है कि नहीं, वो आएगा तो फिर धीरे धीरे आपको काफी इजी होने लगेगा। तो अभी तो ध्यान रखो, देखो आराम से याद होगा। 1019 में कौन आया, महमूद गजनवी।
1195 में क्या हुआ, किसने हराया, गौरी ने ग्वालियर को विजित कर लिया। तब किंग कौन थे, लोहांग देव या सलक्ष्मण। चलिए आगे 1202 में 1202 में 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कलिंजर के राजा कलिंजर के राजा परमार्दी देव को पराजित किया। कलिंजर के राजा परमार्दी देव को पराजित किया। ये एमपी यूपी बॉर्डर मान ले, कलिंजर बुंदेलखंड क्षेत्र में। यह काफी महत्वपूर्ण किला था मध्यकाल के समय पर। इसको जीतने का मतलब है मालवा या मध्य भारत पे आपका कब्जा हो गया। यहां बहुत पावरफुल किला था। ये अब समय के साथ अब इनका वेटेज नहीं रहा है कि नहीं। अलग अलग शहर है, जैसे चंदेरी आप कभी सुने तो कभी मध्यकाल में बुंदेलाओं के समय पे बहुत बड़ा प्रशासनिक केंद्र था। अब वो अशोकनगर की एक छोटी सी तहसील के रूप में है ना। चलिए आगे चलते हैं अपन। 1202 का कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा है, कलिंजर के राजा परमार्दी देव को विजित कर लिया। चलिए आगे नेक्स्ट फैक्ट। 1234 में 1234 में इल्तुतमिश द्वारा 1234 में इल्तुतमिश द्वारा मालवा को विजित कर लिया गया। ठीक है, तो ये लिख लिया 1234 में क्या हुआ, इल्तुतमिश ने जो है मालवा पर अधिकार कर लिया, है ना। अब आगे चलते हैं, लिखो 1251 में बलबन ये भी दिल्ली सल्तनत के किंग हैं, बलबन द्वारा कलिंजर को विजित कर लिया गया। कलिंजर, इसमें क्या ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड इतना पर्याप्त है कि अपने को एक सीक्वेंस पता चले। अब इसमें बहुत सारी स्टोरी है, बलबन भी कोई छोटे मोटे किंग नहीं थे। चलो 1251 में बलबन ने जो है कलिंजर को जीत लिया। अब आते हैं 1292 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विदिशा उज्जैन में लूटपाट की गई तथा राजा भोज सेकंड, नॉट राजा भोज, तथा राजा भोज द्वितीय को पराजित कर दिया गया। ठीक है, ये हो गया। अब यही अलाउद्दीन खिलजी की बात हो रही है। 1295 में अलाउद्दीन खिलजी ने ग्वालियर में विश्राम गृह रेस्ट हाउस का निर्माण किया। हाँ, ग्वालियर में 1295 में अलाउद्दीन खिलजी ने ग्वालियर में एक रेस्ट हाउस का निर्माण करा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसी में आगे चलना। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के सूबेदार आइन उल मुल्क द्वारा परमार शासक महालक देव को पराजित किया गया। परमार शासक महालक देव, अच्छा इसका नाम पूछ रहा, महालक देव अपन ने पढ़ा है परमारों में। ये आखिरी किंग थे, फिर क्या संजीव सिंह परमार आते हैं, आपको लिखवाया था कि एक्स्ट्रा लास्ट यही थे। बस इसके जीतने के बाद इनका क्या है, शासन पूरा खत्म हो गया। चलो अब इसी में आगे को पराजित किया गया, तो परमारों की एक प्रकार से सत्ता खत्म हो गई। चलो 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने चंदेल शासक हम्मीर वर्मन को पराजित किया। चंदेल शासक हम्मीर वर्मन, अपन ने पढ़ा है वैसे ही है, हम्मीर वर्मन। हम्मीर वर्मन को पराजित किया। देखिए क्या वैसे मेन किंग का नाम आता है,
वैसे मलिक कफूर ने तो पूरा साउथ इंडिया जीत के दिया था, कोहिनूर हीरा भी उसी ने लाके दिया था, है ना, आपको बताया था मैंने राजा रुद्र प्रताप देव से। तो क्या सेनापति का नाम नहीं है, यहाँ तो लिखवा दिया, वैसे मेन क्रेडिट जाएगा किसको, अलाउद्दीन खिलजी को, किंग का ही नाम आता है। चल यहां तक हुआ। अब देखो यदि तुम बात करो अलाउद्दीन खिलजी वगैरह, तो यही सारे फैक्ट्स हैं जो एमपी से रिलेटेड है उसके, इसके अलावा नहीं। अब बाकी अलाउद्दीन खिलजी अपन आगे जैसा भी रहेगा हिस्ट्री में डिटेल में आएगी बहुत से फैक्ट, पर अपने को चूंकि बस एमपी का और गुलाम वंश का क्या संबंध है ये देखना है, तो इसीलिए इस तरह से बारी बारी से सिर्फ फैक्ट्स आते चले जा रहे हैं। यहां पर ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है एग्जाम के हिसाब से। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। लिखो 1328 में गयासुद्दीन तुगलक ने दमोह में एक महल का निर्माण कराया। एक महल का निर्माण करवाया 1328 में गयासुद्दीन तुगलक ने दमोह में एक महल का निर्माण करवाया। सही है। अब इसके अगली लाइन थोड़ी और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। लिखो जिसका इसका महल निर्माण का उल्लेख बटियागढ़ अभिलेख में मिलता है। जिसका उल्लेख बटियागढ़ अभिलेख में मिलता है। लो नोट हो गया ये यहां तक। अब देखो अपन चलते हैं। देखो क्या होता है कि तुगलक वंश का मध्य प्रदेश में क्या रोल था, कि वो यहां पर शासन करा नहीं करा, इसकी हमारे को ज्यादातर जानकारी कहां से मिलती है, इस बटियागढ़ अभिलेख से। ये दमोह में ही कोई गांव होगा बटियागढ़, वहां पर एक इन्होंने जो है पत्थरों पर लिख कर रखा हुआ है। तो हमारे को इसी के बारे में, इसी अभिलेख से क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बारे में जानकारी मिलती है कि जैसे मोहम्मद बिन तुगलक है उसने संपूर्ण मालवा को जीत लिया था। तो ये सब जानकारी हमको कहां से मिलती है, बटियागढ़ अभिलेख से। तो बहुत सारे आप समझते ही होंगे कि पहले के समय पे चट्टानों पे, खंभों पे लिखाया जाता था, तो वो क्या हो गया, अभिलेख। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। इसका रोल यूं है हिस्ट्री में कि इससे हमें तुगलक वंश की जानकारी मिलती है कि उन्होंने भी यहां पर शासन किया था, इसीलिए आपको लिखवाया। बटियागढ़ अभिलेख कहां पर है, दमोह। ये ध्यान रखना, ये अपना एग्जाम के लिए क्वेश्चन और बनता है। वैसे अभिलेख अपन अलग अलग से पढ़ेंगे, ढेर सारे हैं मध्य प्रदेश में, स्तूप वगैरह हिस्ट्री के पार्ट में आएंगे ये सब, है ना। ठीक है, लिखो इसी अभिलेख से जानकारी मिलती है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, इसी अभिलेख से जानकारी मिलती है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा संपूर्ण मालवा को जीत लिया गया था। संपूर्ण मालवा को जीत लिया गया था। ठीक है, यहां तक इतने फैक्ट्स अपने लिए इसमें पर्याप्त हैं। तो मतलब इनका तुगलकों का भी मध्य प्रदेश में शासन था, है ना। अब नेक्स्ट लिखो, अब आएंगे अपन काय पे, नेक्स्ट लिखो सागर स्थित, सागर जिला है, सागर स्थित दुल्लनीपुर अभिलेख से फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिरोज शाह तुगलक, कि मतलब फिरोज शाह तुगलक का शासन कहां पर था, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में था। ये भी काफी पावरफुल किंग है, इनके बारे में भी आप पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। और फिर इन्हीं के जो हैं सेवक आगे चल के क्या करते हैं, मध्य प्रदेश में फारूकी वंश की स्थापना करते हैं। ये ध्यान रखना, फारूकी वंश भी आएगा मध्य प्रदेश में, अपने को पढ़ना है। तो इन्हीं के सेवक, इन्हीं के साथ में काम करने वाले क्या बना देते हैं आगे चल के, फारूकी वंश। आपने सुना बुरहानपुर, खानदेश, असीरगढ़, है कि नहीं। तो वो इन्हीं के सेवक रहते हैं, किसके, फिरोज शाह तुगलक के। तो इससे सब हिस्ट्री कनेक्ट होती चले जाती है। अभी पर ध्यान रखना, ये दोनों अभिलेख कहां पर है, दुल्लनीपुर सागर में। ये अपने लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं अपन। अब लिखो बहलोल लोदी द्वारा
अब लोधी वंश में आ गए अपन, तुगलक से कहां आ गए, लोधी में। बहलोल लोधी द्वारा ग्वालियर पर आक्रमण किया गया था। बहलोल लोधी द्वारा ग्वालियर पर आक्रमण किया गया था, परंतु 80 लाख टके लेकर, 80 लाख 80 लाख टके लेकर वह वापस चला गया। लिख लिया नोट, मैं बता देता हूं सभी बातों के प्रश्न के जवाब, है ना। बहलोल लोधी ने आक्रमण करा ग्वालियर पर। अब देखो इस वक्त क्या था, परमारों का शासन था। यह आती है बात लगभग 1478 के आसपास, 1478, 1478 के लगभग। उस वक्त परमार शासक थे, तो ये कोई आक्रमण नहीं, उन्होंने विजेता रहे, इनको कुछ पैसा दे दिया गया और ये चले। नहीं, इसमें लिख लो परमार राजाओं का शासन रहा, परमार। अब उसमें वैसे इनका नाम ही आता है, देखो कीर्ति सिंह करके, पर इनकी कोई विशेष जानकारी नहीं है। अच्छा काम करो, परमार ना लिखते हुए लिख लो। अच्छा काम करते, मैं वापिस बताता हूं, जीरो से लिखे। फिर लिखो बहलोल लोधी द्वारा ग्वालियर पर आक्रमण किया गया तथा 80 लाख टके लेकर वापस चले गए। इस वक्त कीर्ति सिंह का शासन था, कीर्ति सिंह का शासन था। अब देखिए वैसे क्या इनमें से डायरेक्ट कोई वंशावली नहीं आती है, पर ये ध्यान रखना 1478 के लगभग, ठीक है। परमार नहीं लिखना है, उसको काट देना है ना। चलो आगे चलते हैं, लिखो नेक्स्ट। इब्राहिम लोधी द्वारा, इब्राहिम लोधी द्वारा किसको जीता था, ये तो अपन पढ़ चुके हैं, विक्रमजीत। लिखो ग्वालियर के शासक विक्रमजीत को पराजित किया गया। इसकी डेट है 1518 के अप्रोक्सीमेट, 1518। इब्राहिम लोधी द्वारा ग्वालियर के शासक विक्रमजीत को पराजित किया गया 1518। अब देखिए जो गुलाम वंश से रिलेटेड फैक्ट्स थे वो इतने ही हैं, है कि नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी आप बहुत डिटेल में अभी नहीं जाए, धीरे धीरे अपना पढ़ाई का लेवल अपन बढ़ाते जाएंगे, पर अभी इतना नहीं करना है। बस ये फैक्ट्स है, इतना भी आप याद कर ले तो मेरे ख्याल से कुछ इससे बाहर नहीं जाता, ठीक है। यहां तक अब एक इसकी रीडिंग लगा लो, फिर आगे पढ़ें। गुलाम वंश का इतना ही है कि इन्होंने आक्रमण करा, इसको जीता है, बस इतना ही। देखो आकांक्षा पूछ रहे हैं कि कौन सी बुक परचेस करें। देखो वैसे तो आकांक्षा जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, यदि तुम इतना भी कर लो तो इट इज मोर देन सफिशिएंट, कुछ बाहर नहीं जाना है। वो देखो ये बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग से क्लास में नहीं थे, अपने सारे वीडियो यूट्यूब पे डल रहे हैं, आप उसको देख लेना, है ना, तो आपका आराम से सारी पढ़ाई कवर हो जाएगी। अरे आप एमपी में तो बिल्कुल निश्चिंत रहो 100%। जितना मैं बता रहा हूं यदि आप इतना करके चले जाओ, किसी भी हालत में फेल वाली बात तो बिल्कुल नहीं आएगी कि पता चले अपना सिलेक्शन रुक जाए। जैसे अपन 100% पढ़ रहे हैं, इसको यदि आप कवर कर लो जो मतलब की बातें हैं, तो आराम से 100% कवर हो जाएगा। नहीं तो आप अभी कांस्टेबल का पेपर है शायद आपका किसी का, आप उसको देखना और टेली करना कि जो अपन ने पढ़ा है अभी तक, इसमें से जो जो क्वेश्चन आए, जैसे ट्राइब करा दिया आपको एमपी के इंट्रोडक्शन, तो जो पढ़ाया इसी में से लगभग 100% क्वेश्चन आ जाएंगे, कुछ भी बाहर नहीं जाना। ऐसा नहीं रहता जैसे आपको पढ़ाते ना तो फुल रिसर्च वर्क होता है पीछे, भले 4 घंटे पढ़ाते हैं, पर ऐसा नहीं 4 घंटे पढ़ाते हैं तो पीछे 10 घंटे की रिसर्च करके करते हैं। कुछ भी गलती नहीं हो, पर अब गलती का तो गलती है, उसका कोई इलाज नहीं, पर बाकी क्या है 99% आपको कुछ नहीं प्रॉब्लम आएगी। आप तो अपने नोट्स पढ़ो, जो मैं पढ़ा रहा हूं इनको कर लो, यूट्यूब पे सारे वीडियो वो देख लेना, और बस नोट्स बन रहे हैं आपको कुछ ही दिन में मिल जाएंगे। वो क्या है, पूरे कंप्लीट करना है, काफी कुछ तो बना लिए, थोड़ा बहुत उसको फिर क्या रीडिंग लगाना पड़ती, कुछ गलत वलत प्रिंट नहीं हो जाए, प्रूफ रीडिंग शीट तो आपको रोज मिलती है यहाँ से, आप उसको कर लें।
अब नेक्स्ट अपनी फारूकी वंश की बात चली थी तो वही लिखो, मध्य प्रदेश का फारूकी वंश। छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है इसमें, का फारूकी वंश। ठीक है, फारूकी वंश का शासन कहां था मध्य प्रदेश में बताएं, आपने सुना होगा कहीं। बुरहानपुर, खानदेश, असीरगढ़, ये सारा एरिया कहां आता है, फारूकी वंश के अंडर में। लिखो, फारूकी वंश का प्रथम शासक अहमद रजा फारूकी था। अहमद रजा फारूकी था। फारूकी यह फिरोज शाह तुगलक का निजी सेवक था। 1388 टू 99 अप्रोक्सीमेट, 1388 टू 99। अहमद रजा फारूकी फिरोज शाह तुगलक थे, उनके काफी पर्सनल व्यक्तियों में से थे। इन्हें सूबेदारी दी गई होगी और बाद में इन्होंने क्या करा, जो है राजा बन गए। अब देखो, इसको यहां पर क्या बोला जाता है, खानदेश। अरे खानदेश भी आपने शब्द सुना होगा। तो खानदेश क्या, क्योंकि जितने भी किंग थे फारूकी वंश के, ये सब अपने नाम के साथ में क्या लगाते थे, खान सरनेम। तो इसीलिए शब्द क्या बन गया, खानदेश, खानों का देश। मुस्लिमों में सरनेम होता है ना खान, वही। लिखो, फारूकी वंश के सभी शासक खान सरनेम का प्रयोग करते थे, अतः उनके साम्राज्य को खान देश, खानों का देश कहा गया है। ठीक है यहां तक। अब नेक्स्ट किंग लिखो, नासिर फारूकी 1399 टू 1438, 1399 से 1438 तक। ठीक है, अब यहां तुमको कुछ कुछ याद आएगा, है ना। लिखो, इन्होंने धोखे से राजा असा को पराजित कर, राजा असा को पराजित कर, या अहिर राजा आसा को पराजित कर असीरगढ़ पर अधिकार कर लिया। अपन ने महल पढ़े थे, तब आया था असीरगढ़ का किला बनवाने वाले कौन, राजा असा। याद आ गया, वही सब है कि नहीं। अब थोड़ा तुमको रिलेटेड लगने लगा होगा धीरे धीरे, कि वहां मुमताज महल की डेथ हुई थी। सही बात है, बहुत सारी हिस्टोरिकल जो है प्लेसेस है वहां पर। ये अपन ने पढ़ा भी है, महलों में भी कुछ आया था, है ना। अरे आपको बताया था, ये सबसे ऊंचे किलों में आता है, ऊंची दीवारों का किला, ये सब आपको बताया मैंने, है ना। तो इसको जो है नासिर फारूकी ने पराजित कर दिया, और फिर क्या हुआ, आगे खुद किंग बन गए, है ना। अब यह 2-3 लाइनें राजा नासिर से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण है। लिखो, इन्होंने अपने सलाहकार, इन्होंने मतलब नासिर फारूकी ने अपने सलाहकार जैनुद्दीन की सलाह पर बुरहानपुर की स्थापना करी। ठीक है यहां तक। अब देखिए, इसमें भी एज यूजुअल ढेर सारे किंग हैं अलग अलग, पर उनका हिस्टोरिकल में, हिस्ट्री में कोई महत्व नहीं है। जैसे हम नासिर राजा के बारे में पढ़ा है, तो ये भी पराजित भी हुए, अपनी लड़की की शादी भी कर दी इन्होंने, ऐसी बातें। तो इनका कोई एग्जाम में महत्व नहीं आता, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। अब आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट किंग आओ, बहादुर फारूकी 1597 टू 1601, 3-4 साल शासन रहा इनका। बहादुर फारूकी। देखो, एक चीज और ध्यान रखना, कई बुक्स में ऐसा लिखा होगा बहादुर मलिक, या जो अपन ने पिछला नाम पढ़ा
नासिर मलिक फारूकी। तो ये मलिक सरनेम भी लगाते थे, जैसे भी बातों बातों में आप बता रहे थे ना कि खान सरनेम भी यूज होता है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं बहादुर मलिक फारूकी खान, ऐसा कुछ हो जाए। तो मलिक भी शब्द आ जाए तो आप ऐसा टेंशन नहीं पालना कि कोई अलग है। ये लोग मलिक सरनेम भी लगाते थे, कुछ राजाओं के नाम में लगाया, कुछ में नहीं, है ना। तो बहादुर मलिक फारूकी 1597 टू 1601। अब 1601 सुनकर आपको कुछ याद आ रहा है? अकबर का अंतिम अभियान। इनके समय पर क्या हुआ? अकबर ने असीरगढ़ को जीत लिया और मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो ये लास्ट किंग हो गए, लिख ही लो। देखो, यह फारूकी वंश के अंतिम शासक थे। 1599 में 1599 में अकबर द्वारा बुरहानपुर को तथा 1601 में असीरगढ़ को विजित कर लिया गया। अब फारूकी वंश में इससे ज्यादा तो कुछ फैक्ट्स बचते नहीं हैं, है ना। थोड़ा आपको समझने में भी, सीक्वेंस में भी मिलता जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, बहुत है, पर्याप्त, इससे ज्यादा कुछ नहीं, है ना। ठीक है, चलिए।